ईरान के पास ऐसा हथियार है कि पूरी दुनिया के पास वो हथियार नहीं है। अब आपको लग रहा होगा रजा भाई ईरान की तारीफ में तो पागल हो गए हैं। ना 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 ना, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं। अंधभक्तों का और इजराइल का नाजायज बाप अमेरिका कह रहा है। लीजिए आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट। हजरात मोहतरम, इंडिया टुडे से लेकर दुनिया के तमाम अखबारों में हड़कंप मच गया है, छप चुका है कि ईरान के पास प्लाज्मा वेपन है। ईरान दुनिया का वाहिद पहला ऐसा देश बन गया है जिसने प्लाज्मा हथियार हासिल कर लिया है। प्लाज्मा हथियार एक ऐसा हथियार है जिसकी गर्मी से दुनिया का कोई भी पदार्थ पिघलाया जा सकता है। अब तक यह हथियार किसी के पास नहीं था और स्काई-फाई हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवीज के अंदर अब तक इन हथियारों को देखा जा सकता था। लेकिन इस हथियार को बनाने के लिए गैस और जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो भारी मात्रा में ईरान के पास है। दुनिया परमाणु करती रही, उधर ईरान ने प्लाज्मा वेपन तैयार कर लिया है। ये दावा अमेरिका ने किया है। अमेरिकी इंटेलिजेंस की हटी पड़ी है, एकदम पड़ी है, और समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या। इसके बाद इजराइल भी सख्ते में आ गया है कि क्या करें। लेजर वेपन, परमाणु हथियार से भी आगे की चीज अगर कोई बताई जाती है, अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको प्लाज्मा वेपन ही बताया जाएगा जो कि ईरान के पास है। ईरान ने यानी वो बात सच कर दी है जिसमें वो कह रहा था कि हमारे पास तो ऐसे हथियार हैं कि अगर हम दिखा दें तो दुनिया चकड़िया जाएगी कि ये क्या चीज़ है। अब इसके बाद अमेरिका परेशान है, इजराइल परेशान है और ईरान के जितने भी दुश्मन हैं सब हैरत में पड़े हैं कि ये प्लाज्मा वेपन कैसे बना लिया है। प्लाज्मा वेपन एक हथियार ऐसा है जो लेज़र की तरह है। उसमें से ऐसी आग या ऐसी तपिश निकलती है जिससे दुनिया का कितना भी खतरनाक मेटल हो उसको कुछ ही सेकंड के अंदर पिघलाया और तबाह किया जा सकता है। अब आप सोच के रखिए कि अगर ईरान इतना कमजोर है तो मुझे बताओ, अपनी नेवी अमेरिका ने 25%, अमेरिका ने अपनी नेवी की 25% ताकत ईरान के खिलाफ तैनात कर दी है। ईरान के बेहद करीब यूएसएस कार्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी पहुंच चुका है। कई साल ऐसा नहीं है, देखिए हमने बचपन से शिया सुन्नी देखा है, सीखा है। जुमे की नमाजों में अपने इमाम से शिया सुन्नी सुना है बेहतरीन लेवल पर। हम बड़े होते गए, हमारी आपस की नफरत बढ़ती गई, लेकिन हम समझ नहीं पाए कि हम बड़े हो जाएंगे और बड़े होते होते पता चलेगा कि असली दुश्मन तो कोई और है, हम तो भाई हैं। जहां आज भारी मात्रा में दुनिया, खुद अरब के देश भी अब ईरान से पंगा नहीं लेते। फिलिस्तीन के लोग ईरान को शुक्रिया अदा करते हैं। भाई फिलिस्तीन के लोग सुन्नी हैं, लेबनान के लोग भारी मात्रा में सुन्नी, सीरिया के लोग भारी मात्रा में सुन्नी। तवज्जो है, लेकिन उनके लिए लड़ने मरने और अपना नुकसान करने वाला ईरान शिया मुल्क। ये चीज़ अब इंटरनेट के ज़रिए जब सुन्नियों को समझ में आई, हम जैसे तमाम लोगों को समझ में आई, तो हम लोगों ने ईरान को उसके धर्म या उसके धार्मिक मानसिकताओं के ऊपर एक्सेप्ट नहीं किया। हमने उसको जियोपॉलिटिक्स के लेवल पर कबूल किया कि हाँ इसकी पॉलिटिक्स अच्छी है। बंदा नहीं झुकता तो नहीं झुकता, कुछ भी हो नहीं। जहां हमने अरब और ईरान को कंपेयर किया, दुनिया ने देखा, महसूस किया कि भाई अरब की जो ये गवर्नमेंट है ये सही नहीं है भाई। खासकर फिलिस्तीन के मामले में सब क्लियर हो गया। लेकिन इसके बावजूद अभी भी भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में ऐसे तथाकथित मुसलमान हैं जिनको ईरान का नाम पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी मां ने उनको दूध पिलाते ही सिर्फ शिया और दूसरी कम्युनिटी माइनॉरिटी से नफरत करना सिखाया। आज हम कहां पर हैं भारत में देख लो। ये मैं कह रहा हूं हमारे घर की लड़ाई है कि आप सहाबा पे लड़ो, पैगंबर पे लड़ो या किसी और पर लड़ो।
हमारे वो घर के अंदर का है मामला, हम हैं तो सगे। दो सगे भाइयों में मार कुटाई हो जाती है, क्या रिश्ता खत्म हो जाता है? बुरे वक्त में वो एक हो जाते हैं। लाखों केसेस आपने खुद देखे होंगे, दो सगे भाई जिंदगी भर लड़ते रहे, हमेशा लड़ते हैं, 12 माह लड़ते हैं, लेकिन जब दोनों में से किसी की जान पर बनाती है ना, तो दोनों ऐसे मिल जाते हैं कि दो जिस्म एक जान, और दुश्मन की ऐसी की तैसी की ऐसी कर देते हैं। लेकिन भारत के मुसलमान ईरान का नाम सुनते नहीं। हट। तो भाई एक बात बताओ, अरब के टट्टी, तुम्हारा अरब क्या कर रहा है? आज मोहम्मद बिन सलमान एक्शन में आ जाए, पूरी दुनिया क्या ईरान खुद सऊदी के आगे झुक जाएगा कि हाँ जी भाई साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, हम आपके साथ हैं, अप्रिशिएट करते हैं। जो आज ईरान की इमेज है, लाख गुना वही काम करके सऊदी अरब की हो सकती है। तुर्की से उम्मीद थी ना दुनिया के तमाम मुसलमानों को, क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। यही बात मैं सच बोल देता हूं, और सच बात की लड़ाई है। सच बोलता हूं, सच बात की लड़ाई है। बस आकर यूं खबर सुनाकर चला जाऊं। लोग भाई जब यूट्यूबर बना तो मोहल्ले के लोगों को चुभने लगा, खानदान के लोगों को चुभने लगा। मुसलमानों की यह खासियत है कि अपने में से कोई तरक्की करता है तो सबके चूतर में कांटा चुभने लगता है। और हमारे यहाँ तो बहुत, मेरे आसपास तो बहुत ये हुआ। बचपन में जो गली के कुत्ते झुंड में पकड़कर मुझे टपरी मार दिया करते थे, और मेरे बड़े होने तक और यहाँ तक पहुँचने तक अभी भी गली के चौराहे पर टपोरियों की तरह खड़े होकर बेरोजगार, शादी हो गए, 2 बच्चे हो गए, लेकिन बेरोजगार हैं, आज भी वहीं बेगैरती की तरह खड़े रहते हैं, काम धंधा है नहीं। आज तो वो मेरे पीछे नहीं पड़ सकते, लेकिन आज उनका शिकार कोई और है। आप समझ रहे हो? जब आप, ये मेरी कहानी नहीं है, हर मुसलमान की कहानी है जो बेचारा कामयाब जैसे तैसे हुआ, खुद सट्टे ब्याज और जुए का काम, और दूसरे की जमीन हड़प कर हराम का मकान, 5 टाइम के नमाजी। और जब इमाम साहब बयान देते हैं हराम और हलाल पर, हराम खाने वाला सबसे ऊंचा हाथ उठाता है, वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या कह दिया किबला साहब, आहा। तवज्जो है? सच बोलता हूं तो लड़ाई हो जाती है। बचपन से ही मुंह फट आदमी हूं मैं। अल्लाह ने जिस्म में इतनी ताकत दी हो या ना दी हो, जिगर में बहुत दी है, और मेन जिगर ही होता है, वरना इतना बॉडी फुला लो, 2.5 इंच की गोली में आदमी खत्म। हजरात, ये अपनी कहानी मैं आपको और अपने जैसे भाइयों को इंस्पायर करने के लिए बताता हूं कि हमेशा सच बोलो और सच का साथ दो, क्योंकि अगर आप सच के साथ होगे, भले ही दुनिया तुम्हारे खिलाफ होगी, अल्लाह तुम्हारा साथ देगा। मैं बताता हूं, आज आपको इसी वीडियो में बताता हूं, मैं ऐसे घर से निकला हूं जिस घर को हमेशा खानदान ने ही दबाया, हमेशा मोहल्ले ने। इमाम के लड़के को तो, और इमाम को तो, पहली बार खुलासा कर रहा हूं, मौलाना के बेटे को, जी हां सही सुना, मैं इमाम का बेटा हूं। मेरे बाप ने 27-28 साल एक ही मस्जिद में इमामत की है, और आज भी कर रहे हैं। और किस किस सरकमस्टेंसेस में की है मुझे पता है, क्या तनख्वाह होती है मुझे आज भी याद है, 2-2.5 हज़ार तनख्वाह। और आज भी मेरे बाप की 15 से 18 हज़ार तनख्वाह, वो भी जब मेरी वालिदा पढ़ाती हैं बच्चों को तब जाकर। मेरे माँ बाप मौलवन जिसे आप कहेंगे और मौलाना इमाम दोनों मेहनत करते हैं, तब जाकर 18,000 2025 की तारीख में तनख्वाह है आज भी। आप समझ रहे हो? और आसपास जितनी कमेटियां आई, जितने लोग आए, सबने यही चाहा कि अब तो हम सदर सेक्रेटरी हैं, मौलाना वही मिंबर से बयान दे जैसा हम चाहते हैं। मोहल्ले के जो मोटा चंदा देने वाले लोग, उन्होंने यह बर्दाश्त कभी नहीं किया कि मौलाना का लड़का अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे हॉस्टल में पढ़े, या मौलाना का लड़का ये सैमसंग का फोन कैसे चला रहा है, मौलाना का लड़का ये जीन्स पहन के कुछ। यह समाज की वो कमियां बता रहा हूं, हम मुसलमानों की वो कमियां बता रहा हूं जो आज आप में से कोई वीडियो देख रहा होगा बेचारा, वो ये झेल रहा होगा।
हमेशा दबाया, यहां तक कि इमाम होते हुए 5 वक्त की नमाज मेरा बाप 27-28 साल तक पढ़ाता रहा। बुरे वक्त में फिर भी ये कौम खड़ी ना हुई मेरे बाप के साथ। पता है आपको मैंने क्या क्या झेला है और यहां तक कैसे पहुंचा हूं, नहीं पता। आप लोगों को नहीं पता, मैं कभी कहता ही नहीं। ये चीज भी मैंने अपने बाप से सीखी। सहते रहो, सहते रहो, सहते रहो, खामोश रहो, ताकि रिश्ते खराब ना हो। लेकिन ये सहते सहते भी कौन से रिश्ते बच गए। मेरी दादी की मौत हुई, खानदान में मौत हुई, मेरे बाप ने नमाज नहीं छोड़ी, जमात नहीं छोड़ी कि नहीं मैं यहाँ से अपनी माँ के इंतकाल में गया या फलाने के इंतकाल में, ख़ानदान में गया, शादी में गया, ब्याह में गया, यहाँ नमाज की दिक्कत हो जाएगी, यहाँ जमात नहीं होगी। मिला क्या? तब भी लोगों को मौलाना के लड़के से दिक्कत। 28 साल में एक मकान न ले सका मेरा बाप, और 28 साल किसी शहर में रहकर एक जगह काम करके एक बंदा फ्लैट तक न ले सके, तो दोस्तों वो ईमानदार है, ये याद रखिएगा। आज अल्लाह ने व तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा, जो इज्जत दी, जो बाप ने सहा, शायद उसके सब्र का फल ये कि उनकी आवाज़ मुझे मिली, उनकी तकरीर, उनके बयानात, उनके बोलने का फ़न मुझे मिला, सिर्फ वही मिला। मैं बिल्कुल नेक इंसान नहीं हूं, मैं घटिया तरीन इंसान मानता हूं, मैं बुरा हूं, मैं दूध का धुला नहीं हूं, लेकिन एक चीज़ तो बाप से मिली। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि कई ऐसे बेचारे होंगे जिन्हें आप में से कई लोग दबा रहे होंगे। मत दबाओ भाई, मत दबाओ, दिल से बहुत हाय निकलेगी। बाप मेरा मौलवी रहा और बाप को परेशान करने के लिए एक वक्त वो भी आया, जो भी 5 साल पुरानी भी बात नहीं है, जब मैं YouTube पर वीडियोस बनाना थोड़ा थोड़ा शुरू कर चुका था। उस दौरान मेरे घर पर, और समझो इमाम के, उस मोहल्ले के इमाम के घर पर उन्हीं लोगों ने हमला किया जो मुसलमान और मेरे बाप के पीछे उनके बाप दादाओं ने नमाज पढ़ी। हमला किया भाई, अगर मैं उनके उस वक्त हाथ लगता तो मेरा कत्ल कर देते। और बात राई के बराबर छोटी, क्योंकि पैसा था उनके पास, कमेटी के मेंबर थे वो लोग, धमकाया गया, डरा, इतना प्रेशर, इतना। एक इज्जतदार आदमी और खासकर इमाम का जब अम्मामा और टोपी उछाली जाए ना भाई, तो उसके लिए वही जिंदा मौत होती है। जीते जी मेरे बाप को मार दिया इन लोगों ने। आज भी उनकी दिमाग से लेकर जिस्म, उनके ऊपर अटैक जो हुआ वो नसों का अटैक हुआ। अब वो वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। किसकी वजह से? 27 साल 28 साल एक जगह काम करके इस कौम ने, इन लोगों ने मेरे बाप को क्या दिया और मुझे क्या दिया? जो दिया अल्लाह ने दिया। आज वही लोग, मैं यहां तक पहुंच गया हूं, उनको पसंद नहीं है कि अरे ये बोल रहा है। याद रखना, मैं हमेशा इशारा करता हूं, मुझे गैरों से खतरा नहीं है, अपनों से खतरा है। चाहे घर पर पुलिस आए, चाहे एटीएस उठा कर लेके जाए, चाहे क्राइम ब्रांच उठा कर लेके जाए, मेरे मोहल्ले के लोगों ने और उन खास लोगों ने जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, हमेशा खुशियां ही मनाई हैं। खुश हुए हैं अंदर से, गया। खुद के बच्चे निठल्ले, आवारा, बेरोजगार और गलत धंधों में लिप्त, जिनके सबूत भी मेरे पास, लेकिन कभी मैंने उनकी तरफ पलटवार नहीं किया। इतनी ताकत, इतनी शोहरत और अल्लाह ने इतना नाम दे दिया, इसके बावजूद मैं एक बार इशारा कर दूं और एक बार वीडियो में बोल दूं तो कानूनी रूप से भी इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा और सामाजिक रूप से भी उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। बिजनेस तो ठप होगा ही। मैं क्या क्या कर सकता हूं वो मुझे पता है, लेकिन कभी मेरे बाप ने मुझे ये नहीं सिखाया कि मैं बदला लेने की नियत से कोई अमल करूं, उसमें कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। बहरहाल आप लोगों से अपील है कि आप लोगों के बीच अगर ऐसा कोई है जिस पर आप जुल्म कर रहे हो, भाई दिल साफ कर लो। हाय लगेगी बहुत बुरी, और वक्त पलटता है। वक्त की यही बात है, वक्त पलटता है। मैं खुद आज खुला मैं तो चुप हूं, खामोश हूं, बल्कि मैं बिल्कुल वही रणनीति, इंटरनेशनल पॉलिसी अपनी जिंदगी में अपनाता हूं। मैं हूं ताकत में,
मेरे पास बहुत अच्छे सोर्सेज हैं, चाहे प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, चाहे नेता हो, चाहे दूसरा वाला हथकंडा हो। लेकिन मैं अपनी ताकत का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा जब तक ये सामने से मुझसे पंगा नहीं लेंगे। अब मैं हूँ इंतज़ार में, ऐलान कर रहा हूँ, मुझे पता है वो देख रहे हैं। इस बार अटको तो सही, एक अकेला तुम पर इतना भारी पड़ेगा कि यहाँ से लेकर जहाँ तुम जाकर छुपते हो ना अपने शहर से निकल के, वहाँ तक रास्ता हाथ नहीं आने दूंगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। फिर से कह रहा हूँ, लड़कियाँ भी हैं हमारी कौम में, लड़के भी हमारी कौम में जो बेचारे सही काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मत करो उन्हें परेशान, मत करो उन्हें टॉर्चर। फ्रांस ने टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी का इस्तेमाल किया और ईरान के एक स्टूडेंट को अपने यहाँ जासूसी के नाम पर गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ईरान भी यही काम जब कर रहा था तो फ्रांस अभी हफ्ते भर पहले तक यही मांग कर रहा था कि फ्रांसीसी लोगों को ईरान रिहा कर दे। खबर यह आ रही है कि ट्रंप और नेतन्याहू ने प्राइवेट मीटिंग की है और उस प्राइवेट मीटिंग में ईरान के खिलाफ प्लान बनाए गए हैं। हजरत मोहतरम, सूडान ने अब्राहम अकॉर्ड के जरिए इजराइल से हाथ मिलाया हुआ है, दोस्त है इजराइल का। और उसी सूडान के अंदर पिछले 1-1.5 साल से सिविल वॉर चल रही है, गृह युद्ध चल रहा है। अब इजराइल ने टेंशन ये जताई है कि भाई यही सूडान ईरान के करीब हो रहा है, जिससे अब सीधा हमें खतरा है। उधर तुर्की और इजराइल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों की औकात नहीं कि वो आपस में भिड़ सके। देखिए, कोई भी मोहल्ले में, इलाके में, आपके कॉलेज में, स्कूल में, ऑफिस में आपसे जो ताकतवर होगा उसे यह पता होगा कि आप कमजोर हो, तभी वो आपसे लड़ेगा। अगर किसी को यह पता हो कि सामने वाला, तवज्जो है, सामने वाला मेरी टक्कर का है, या अगर मैं 5 घूंसा मारूंगा और वो पलट के 3 मार देगा, तो वो कभी नहीं भिड़ेगा। आप समझ रहे हो? बिल्कुल रियल लाइफ में मैं चिपका के बोलता हूं, ऐसा ही इजराइल और तुर्की का हाल है। नेतन्याहू ने कहा कि तुर्की से हम कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं, तुर्की से हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तुर्की और हम सीरिया में भिड़ ना जाएं, इसके लिए मुझे ट्रंप एक बेहतरीन व्यक्ति नजर आ रहे हैं जो हम दोनों के बीच बातचीत करवाएं और ये कंफर्म करवाएं, मेक श्योर करें कि हम दोनों के बीच भिड़ंत कहीं नहीं हो। कमाल यह है कि मुसलमानों को धोखा देने में तुर्की मास्टर निकला। 2 साल तक इजराइल का विरोध करता रहा एर्दोगान, लेकिन एर्दोगान तो खुद इजराइल का और डोनाल्ड ट्रंप का पसंदीदा आदमी निकला। डोनाल्ड ट्रंप का मैं सबूत दूंगा, बयान दिखाऊंगा आपको, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं एर्दोगान को बड़ा पसंद करता हूं, वो मुझे पसंद करते हैं, मैं खुद चाहता हूं अगर प्रधानमंत्री नेतन्याहू चाहें तो मैं दोनों के बीच का टकराव खत्म करवा सकता हूं, मैं उनके लिए उनसे बात कर सकता हूं क्योंकि एर्दोगान से मेरे रिश्ते काफी अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने तो खुद एर्दोगान से कहा कि तुमने वो कर दिखाया है जो पिछले 2000 सालों में किसी ने नहीं किया, तुमने सीरिया पर कंट्रोल पा लिया। अब बयान सुनिए। Well, I have great relations with a man named Erdogan. Have you heard of him? Yeah. And I happen to like him, and he likes me. And I know the press will get very angry. He likes Erdogan, but I do, and he likes me. And we've never had a problem. And we've gone through a lot, and we've never had a problem. And always got. As you remember, we got our minister back from Turkey. You remember that? And this was a big deal at the time. And we got him back. And I told the Prime Minister, I said, just, Bibi, if you have a problem with Turkey, I really think I'm going to be able to work it out. You know, I have a very, very good relationship with Turkey and with their leader. And I think we'll be able to work it out. So I hope that's not going to be a problem. I don't think it will be a problem. Now, with that being said, I believe it was Turkey, and I said that to him. वहीं मलेशिया सीरिया के साथ नॉर्मलाइजेशन करने को तैयार है और सीरिया के अंदर अपनी कंपनियों को इन्वेस्ट करने के लिए
बोलने के लिए भी तैयार है। उधर फिलिस्तीन के समर्थन में सीरिया के अंदर प्रदर्शन जारी है। वहीं मेरे दोस्तों एक्सपर्ट्स इंस्पेक्टर ने कहा है कि सीरिया के अंदर 100 केमिकल वेपन साइट्स हैं जो कि काफी खतरनाक है। उधर रूस ने जोलानी को तगड़ा तमाचा जड़ दिया है। पुतिन ने कहा कि बशर अल असद को हम सौंप ही नहीं सकते, सीरिया को बिल्कुल नहीं सौंप सकते। अपडेट ताजा यह है कि आपका जोलानी चूड़ी बजाता रह गया और अभी भी इजराइल ने कुछ देर पहले तक सीरिया पर बड़े हमले किए हैं। इसी तरह से लेबनान के अंदर इजराइल के सैनिक कब्जा कर चुके हैं कई जगह पर, वहां नाच रहे हैं, गाना गा रहे हैं, मौज कर रहे हैं। देखिए इसके अलावा ये लेबनान पर इजराइल का खतरनाक हमला है। रेसिडेंट हटा दो, बस रेसिडेंट इलाके पर जहां सिविलियंस रहते हैं इजराइल लेबनान में, वहां हमला कर रहा है। अब दोस्तों इजराइल की मंशा खुल चुकी है। इजराइल का सैनिक इजिप्ट के बॉर्डर पर खड़ा होकर कह रहा है कि हम सिनाई पर कब्जा करेंगे। सिनाई इजिप्ट का इलाका, बड़ा शहर, कहता है कि हम वहां कब्जा करेंगे। हमेशा से सिनाई हमारा था, 3000 साल पहले यह शहर हमारा था। सुनिए। אנחנו נמצאים בערב פסח בגבול מצרים, והפסוק אומר ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. הקדוש ברוך הוא שינה את השם מצרים למצרימה. מצרים, מם ראשונה פתוחה, מם אחרונה סגורה, אי אפשר לצאת. מי שנכנס לא יכול לצאת. הקדוש ברוך הוא אומר מצרימה. לא רק שהוא משנה את המם למם פתוחה, הוא גם שם אות A בסוף, שיש שם שתי פתחים. בא להגיד לך, אם אתה לוקח את ה-A, שזה השם, מכניס אותו לתוך המצר שלך, אתה פותח את זה, את כל השערים פותח לך לתוכה בעזרת השם. כמו שהקדוש ברוך הוא עשה נפלאות במצרים, ב-3335 שנה, ככה יעשה לנו גם אנחנו. वहीं इजराइल की बमबारी में अब तक 210, आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं, 210 पत्रकारों का इजराइल ने नरसंहार कर दिया है गाजा के अंदर, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार भी शामिल हैं। उधर 2 बर्तानिया की पार्लियामेंट मेंबर आपकी स्क्रीन पर हैं, दोनों महिलाएं थीं, ब्रिटेन की पार्लियामेंट मेंबर थीं। ये इजराइल आई और फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के अंदर जाने की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन इजराइल ने उन्हें वहां जाने नहीं दिया और उनको अपने देश से भगा दिया। जिसके बाद यूके ने निंदा की है, विरोध किया है कि यह सख्त गलत कदम है आपका। भाई इजराइल क्यों जाने देगा? सारे राज खुल जाएंगे ना, खुले तो वैसे भी हैं, लेकिन सामने से आंखों देखी जब राज खुलेंगे तो ब्रिटेन के संसद में बड़ा बवाल हो जाएगा। उधर इजिप्ट, जिस सेनाई पर इजराइल का वो सैनिक कब्जा करने के लिए कह रहा है, वहीं देखिए सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि इजिप्ट फिर सही कर रहा है। उसी सेनाई में इजिप्ट ने अपनी पूरी फोर्स तैनात की हुई है, भारी मात्रा में हथियार, डिफेंस, रॉकेट सिस्टम, तमाम चीजें तैनात की हुई हैं। उधर गाजा के अंदर हमास के खिलाफ हर व्यक्ति हो चुका है। आज भी हमास के खिलाफ रैलियां गाजा के लोग कर रहे हैं। उधर आइए इजराइल ले चलूं तो इजराइल के अंदर इजरायली यहूदी लोग नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं।
अल्लाह अकबर। इधर ये तस्वीर देखिए, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के दूसरे इलाके जनीन के अंदर इजराइल ने अपने टैंक भेज दिए हैं। वहां पर भी पूरी तरह से कब्जा शुरू हो चुका है। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए। वेस्ट बैंक में इजराइल के लोग, सेटलर्स, आम लोग फिलिस्तीनियों के खेत खलियान, घर दुआरी और उनके जानवरों पर हमला कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री बेनेट और हो सकता है आने वाले समय का भी प्रधानमंत्री बेनेट हो, उससे तकलीफ है नेतन्याहू को। नेतन्याहू ने कहा है कि इसको कैबिनेट में बैन करो, इसको मीटिंग में बैन करो, यानी इसके बाप का ही पूरा देश हो गया है नेतन्याहू को, इसकी ये ऐसी की तैसी। आगे बढ़ते हैं। ये तो खुद अपने का नहीं है भाई, अपने खुद इजरायलियों का नहीं है ये। इजराइल का मानना यह है कि 20 से 22 अभी भी हॉस्टेज इजरायली हमास की कैद में हैं। साथ ही वो जो हमास और अपने कैदियों की जानकारी देने वालों को पैसा इनाम के तौर पर दे रहा था, वो प्लान भी इजराइल का फेल हुआ है। उधर अफ्रीकन यूनियन मीटिंग के दौरान, अफ्रीका के देश जब मीटिंग करते हैं, कई देश बाहर से भी आते हैं, उसमें पिछले साल भी इजरायली एनवॉय को लात मारकर भगा दिया था। इस साल भी यही हुआ है कि अफ्रीकन यूनियन मीटिंग के अंदर इजराइल को निकाल दिया। वहीं इजराइल के एक ऑफिशियल ने कंफर्म किया है कि कई सारे देश ऐसे मौजूद हैं जो गाजा के लोगों को लेने के लिए तैयार हैं। ईस्ट जेरूशलम में, जी देखिए, वेस्ट बैंक नेबुलस तो गया, अब जेरूशलम के अंदर इजराइल का आतंक और कब्जा शुरू। जेरूशलम में, ईस्ट जेरूशलम में इजराइल ने आदेश दे दिया है कि आप कब्जा करना शुरू करो। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स ने, यानी इसमें ज़्यादातर अरब के देश के जो हैं स्कॉलर्स और मुफ्ती और मौलाना मौजूद हैं, उन्होंने फतवा जारी कर दिया है कि तमाम मुसलमानों पर अब फ़र्ज़ है इजराइल के खिलाफ जिहाद करने का। हजरात मोहतरम, एक बड़ी खबर यह कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन अचानक से इजिप्ट पहुंच गए। इजिप्ट में उन्होंने मार्केट का दौरा किया, लोगों से मिले और उसके बाद जॉर्डन के किंग से भी मिले। जॉर्डन के किंग और इजिप्ट के राष्ट्रपति भी वहां मौजूद थे। मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि इजिप्ट का जो फिलिस्तीन के लिए, गजा के लिए प्लान हो, बिल्कुल ठीक है। इजराइल को तुरंत अपने हमलों को रोकना चाहिए, इजराइल को तुरंत अपना ये आक्रमण बंद करना चाहिए और सीज फायर करना चाहिए। लालची ट्रंप ने कहा है कि गाजा को इजराइल ने क्यों छोड़ा था मुझे नहीं पता, जीत के भी छोड़ दिया, ये समझ से परे है, लेकिन मेरी नज़र में गाजा की प्रॉपर्टी काफ़ी बढ़िया है। हम उस पर कब्जा करेंगे, हम उसे कंट्रोल करेंगे। यानी अमेरिका की भी नियत गाजा की ज़मीन पर बिगड़ गई है। दुनिया भर की सेना गाजा के अंदर गई इजराइल की तरफ से और उन्होंने खूब नरसंहार मचाया। ऐसे में 10 बरतानिया के फौजी जो इजराइल की फ़ौज में शामिल हुए और उन्होंने गाजा के अंदर नरसंहार मचाया था। लंदन के अंदर उन 10 के 10 फौजियों के ऊपर केस दर्ज हुआ है। उधर नेदरलैंड ने इजराइल पर सख्ती की है। नेदरलैंड जो हथियार इजराइल को देता था उसमें काफ़ी कमी ला दी है और इजराइल को हथियार देने में कटौती कर दी है। इजराइल के नरसंहार में इजराइल का साथ देने वाली दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट टॉप लेवल पर है। तो ये बात माइक्रोसॉफ्ट में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को तो पता थी। अब ये 2 लड़कियों की कहानी है, एक मोरक्कन मुस्लिम लड़की है, एक इंडियन लड़की वानिया अग्रवाल। मैं सलाम करता हूं इस बहन को और सलाम करता हूं इस हिंदू बेटी को, जिसकी मां ने इसको ईमानदारी का दूध पिलाया और वो हक के लिए बोली। माइक्रोसॉफ्ट की मीटिंग हो रही थी तो मोरक्कन लड़की ने विरोध कर दिया था कि आप इजराइल को जो सपोर्ट कर रहे हो, अपना एआई दे रहे हो फ्री में, ये गलत है। उसको तुरंत माइक्रोसॉफ्ट ने कंपनी से निकाल दिया। वानिया अग्रवाल के बारे में जानकारी आती है, पहले ये वीडियो देख लीजिए वानिया अग्रवाल की। ये वानिया अग्रवाल थी जिन्होंने सबसे बड़ी मीटिंग जो हो रही थी माइक्रोसॉफ्ट की, उसमें उन्होंने सच बोला और इंटरप्ट किया, जिसके बाद इंडियन लड़की वानिया अग्रवाल को भी माइक्रोसॉफ्ट ने नौकरी से निकाल दिया है। मिडिल ईस्ट स्पेशल डिटेल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।